नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। देने जा रहा हूं आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें कि आपको बताऊंगा कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति, जो कि जमीन भी हो सकती है, मकान भी हो सकता है, उस पर होने वाले अवैध कब्जे से स्वयं को और अपनी जायदाद को बचा सकता है। कैसे इस होने वाली अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि अवैध संपत्ति का कब्जा क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति जो किसी संपत्ति का कानूनी स्वामी नहीं है, मालिक की सहमति के बिना उस पर कब्जा कर लेता है, तो यह संपत्ति का अवैध कब्जा माना जाता है। जब तक कि अधिभोगी के पास परिसर का उपयोग करने के लिए स्वामी की अनुमति है, तब तक व्यवस्था की कानूनी वैधता होगी। यही कारण है कि पट्टे और लाइसेंसी समझौते के तहत किराएदारों को किराए पर संपत्ति की पेशकश की जाती है, जिसके तहत मकान मालिक किराएदार को एक विशिष्ट समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार प्रदान करता है। इस समय सीमा के बाद में परिसर में निवास करना संपत्ति का अवैध कब्जा माना जाता है। अब जानते हैं कि प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। अगर कोई भी किराएदार या कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक की अवधि के लिए संपत्ति पर अपना कब्जा करना जारी रखता है, तो कानून भी उसे अवैध कब्जा जारी रखने में सक्षम मानता है। इसे कानूनी भाषा में प्रतिकूल कब्जे के रूप में जाना जाता है, यानी कि एडवर्स पोजेशन के रूप में माना जाता है। अगर कोई मालिक 12 साल तक अपनी संपत्ति पर अपना दावा नहीं करता है, तो एक स्क्वैटर संपत्ति पर कानूनी अधिकार हासिल कर सकता है। प्रतिकूल कब्जे पर प्रावधान सीमा अधिनियम 1963 के तहत किए गए हैं। अब जानते हैं कि अवैध कब्जे से कैसे निपटा जाए। प्रॉपर्टी के मालिकों को न केवल बाहरी संस्थाओं से निपटना पड़ता है, बल्कि अपने किराएदारों पर भी नजर रखनी होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी संपत्ति किसी भी धोखाधड़ी गतिविधि का शिकार न हो। इससे बचने के लिए कुछ उपाय हम कर सकते हैं, जैसे कि अपनी संबंधित संपत्ति का समय समय पर दौरा करते रहें। यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी प्रकार की छोड़ी हुई संपत्ति, खास तौर पर वो जो प्रमुख लोकेशन पर स्थित हो, भू माफिया और अपराधियों का ध्यान आकर्षित करती है। हालांकि प्रॉपर्टी की भौतिक फिजिकल सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था की काफी अहमियत भी होती है। उदाहरण के लिए उसका चार दीवारी का निर्माण किया जाना, नियमित रूप से उस संपत्ति का दौरा करना भी उतना ही आवश्यक होता है। अगर आपने एक विश्वसनीय केयर टेकर को नहीं रखा है, तो नियमित व्यक्तिगत दौरे किया जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप अपनी संपत्ति पर रखे गए किराएदार को भी समय समय पर बदलते रहें। इस कानूनी सीमा को देखते हुए मकान मालिक के लिए समय समय पर अपने किराएदारों को बदलना महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि अधिकांश मकान मालिक अपने घरों को केवल 11 महीने के लिए किराए पर प्रदान करते हैं और बाद में किराए के समझौते को नवीनीकृत कराते हैं किराएनामे के जरिए, यदि वे अपने मौजूदा किराएदार को ठहरने को लंबा करने में सहज महसूस नहीं करते। इसके अलावा आप अपनी संपत्ति पर चार दीवारी का निर्माण भी करा सकते हैं। प्लॉट्स और लैंड पार्सल के मामले में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराना होता है। यह किया भी जाना चाहिए, भले ही मालिक स्थान के करीब रहता हो या नहीं। आदर्श रूप से लैंड शार्क के इस हस्तक्षेप के दायरे को कम करने के लिए एक हाउसिंग यूनिट का भी निर्माण किया जाना चाहिए, जो लोग स्थान से दूर रहते हैं। उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कि यह अवैध गतिविधियों से मुक्त रहता है, नियमित रूप से संपत्ति का दौरा करने के लिए किसी को जिम्मेदारी भी देनी चाहिए। हालांकि यह हमेशा एक व्यवहार्य विकल्प नहीं हो सकता। एक कार्यवाहक को काम पर रखना भी अवैध कब्जे से बचने का एक अच्छा तरीका होगा। अनिवासी भारतीय यानी कि एनआरआई प्लॉट मालिकों के मामले में यह विशेष रूप से सच भी माना जाता है। इसके अलावा अपनी किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर नजर रखना। इस साल मीडिया ने उस घटना को व्यापक कवरेज दिया, जिसमें कि नोएडा में बुजुर्ग मकान मालिकों को विरोध के रूप में अपने घरों के सामने सामान के साथ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि किराएदारों ने घर खाली करने से मना कर दिया था। बुजुर्ग दंपत्ति द्वारा झेले गए इस कष्ट में सभी मकान मालिकों के लिए एक उपयोगी सबक भी है। किराएदारों का सत्यापन वेरिफिकेशन एक वैकल्पिक नहीं है, और किराए के समझौते के पंजीकरण के द्वारा इसे सुरक्षित किया जाना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा किराएदार मिल भी गया हो जो हर महीने किराए का भुगतान और घर के रखरखाव के साथ नियमित भी है, फिर भी लापरवाह होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने संपत्ति पर कड़ी नजर रखें और किराएदार को परेशान किए बिना नियमित रूप से दौरा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। यदि प्रॉपर्टी आपके शहर या देश से बाहर है और नियमित रूप से दौरा करना संभव नहीं है, तो इस काम के लिए किसी को रख लें या किसी को प्रभारी बनाएं। प्रॉपर्टी को लेकर आप कभी भी लापरवाह नहीं हो। अब जानते हैं कि अवैध कब्जा हटाने के क्या नियम हैं और अवैध कब्जे की शिकायत कहां कर सकते हैं। जो लोग एक अवैध गतिविधि के
अंत में रह रहे हैं, वे भारतीय कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत राहत की मांग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शहर के पुलिस अधीक्षक एसपी के पास एक लिखित शिकायत दर्ज करनी चाहिए जहां संपत्ति स्थित है। यदि एसपी शिकायत को स्वीकार करने में विफल रहता है या कोई कार्रवाई नहीं करता है तो संबंधित अदालत में व्यक्तिगत शिकायत दर्ज की जा सकती है। आप इसके बारे में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। भविष्य के संदर्भ के लिए एफआईआर की एक प्रति सुरक्षित भी रखें। अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के सेक्शन 145 के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आप विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत राहत की मांग कर सकते हैं, जिसके तहत अपनी संपत्ति से बेदखल व्यक्ति पिछले कब्जे और बाद में अवैध कब्जे को साबित करके अपना अधिकार वापस ले सकता है। अब जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं एप्लीकेबल होती हैं, लागू होती हैं। सबसे पहले जानते हैं धारा 441 के बारे में, जो कि कहती है आपराधिक अतिचार यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। अब जानते हैं कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। जो कोई भी किसी अन्य के कब्जे वाली प्रॉपर्टी में प्रवेश करता है या ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले किसी भी व्यक्ति को धमकाता है, अपमान करता है या परेशान करता है या कानूनी रूप से ऐसी संपत्ति में प्रवेश करता है, ऐसे किसी व्यक्ति को धमकाने, अपमानित करने या नाराज करने या अपराध करने के इरादे से अवैध रूप से वहां रहता है तो इसे आपराधिक अतिचार करना कहा जाता है। अब जानते हैं धारा 425 के बारे में, जो कि बात करता है बदमाशी के बारे में। जो कोई भी इस इरादे से या यह जानते हुए कि वह पब्लिक या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि या नुकसान पहुंचा रहा है, किसी प्रॉपर्टी को बर्बाद करता है या किसी संपत्ति में या उसकी स्थिति में इस तरह के किसी भी बदलाव का कारण बनता है या बर्बाद या इसका मूल्य या उपयोगिता कम करता है या इसे हानिकारक रूप से प्रभावित करता है तो वह बदमाशी की डेफिनेशन में माना जाएगा। जानते हैं धारा 420 के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली कहती है धोखाधड़ी के बारे में, और इसके बारे में आप भी साधारणतः जानते ही होंगे। धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी करना क्या है। जो कोई भी धोखा देता है और धोखा के शिकार व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या कीमती प्रतिभूति के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए या कुछ भी जिस पर हस्ताक्षर किया गया है या मुहर लगी है और जो एक कीमती प्रतिभूति में उस संपत्ति को बदल सकता है, किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे कि 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और वो इसके अलावा जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। जानते हैं धारा 442 के बारे में। यह धारा कहती है घर के ट्रेसपास से संबंधित, जो कि घर के अतिचार के बारे में कहती है। घर का ट्रेसपास या अतिचार क्या है। जो कोई भी किसी व्यक्ति के निवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भवन, तंबू या नाव में या पूजा के स्थान के रूप में या प्रॉपर्टी की कस्टडी के स्थान के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी भवन में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, उसे गृह अतिचार यानी कि हाउस ट्रेसपास कहते हैं। अब जानते हैं धारा 503 के बारे में, जो कि कहता है आपराधिक धमकी के बारे में। आपराधिक धमकी वह है जिसमें कि जो कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा या संपत्ति या उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की धमकी देता है, जिसमें वह व्यक्ति दिलचस्पी रखता है, उस व्यक्ति को डराने के इरादे से या उस व्यक्ति को किसी भी कार्य करने के लिए मजबूर करता है जो वह कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, या किसी भी कार्य को करने से रोकने के लिए जो वह व्यक्ति कानूनी रूप से करने का हकदार है ताकि वह इस खतरे से बच जाए, आपराधिक धमकी देता है, तो ऐसी धमकी देने वाला व्यक्ति भी धारा 503 के तहत दंड प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उत्तरदायी होगा। इसके अलावा राज्य केंद्रित उपाय भी हैं, जिसमें कि जमीन कब्जाने और प्रॉपर्टी के धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों ने अलग अलग अपनी एजेंसी स्थापित की हैं, जिनके बारे में आप अपने राज्य, जिस राज्य में भी आप रहते हैं वहां से जानकारी आप संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें कि आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि जमीन या मकान कुछ भी हो सकता है, उस पर अवैध कब्जा होने से कैसे बच सकते हैं, स्वयं को कैसे बचा सकते हैं अनावश्यक परेशानी होने से। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।